बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, और ये खुद ही करवा रहे हैं तो रुकेंगे कैसे? जितना मुसलमानों को तकलीफ देंगे और मीडिया में आएगा उतना ही उनका वोट मजबूत होगा। कोई भी कोई बात नहीं करना। संविधान पे भरोसा है, संविधान इस देश को चलाता है, तो हम संविधान को मानने वाले मुसलमान हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कायदे से, कानून से, इस संविधान से कि हमें इंसाफ मिलेगा। भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों मुस्लिम युवक सड़क पर उतर आए, पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया गया, तो वहीं देर रात तक नारेबाजी, हंगामा और प्रदर्शन चलता रहा। इन्होंने दोनों पे अपना जो है कंट्रोल रखा और ताकत तो उनके पास थी। अभी सारा चीज मिलाकर जो है एक पूरे कौम को क्रिमिनल बता दो। ये देश का और महाराष्ट्र का मॉब लिंचिंग ख़त्म हो जाए। संरक्षण कानून में हमने वो तरतूद की है कि कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं कि जिससे मॉब लिंचिंग हो, दंगे फसाद हो, या हमारे दंगे फसादों में प्रॉपर्टी को जलाना करना, ये सब ख़त्म हो। तो ये आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। देश में यूं तो मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के साथ हर तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, और ये आज नहीं, इतिहास गवाह है कि हर 100 साल में मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाते रहे हैं और ढाए जाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा, अपने हुकूक के लिए ज़मीन पर आना होगा। अल्पसंख्यक संरक्षण कानून, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून, अल्पसंख्यक संरक्षण कायदा, अल्पसंख्यक संरक्षण कायदा। सरकारों को बताने होंगे, बातिल ताकतों को बतानी होगी कि हम खामोश नहीं रहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा हुकूक चाहिए। और इसी हुकूक को लेकर बीड़ से, महाराष्ट्र से चलकर कई संस्था आज़ाद मैदान पहुंची है और मुसलमानों के हुकूक के लिए वह आवाज़ उठा रही कि नाहक मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को ढाई जा रही है, उनके दरगाहों को ढाया जा रहा है, और जहां देखो वहां दाढ़ी टोपी देखकर चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो उसे मारा जाता है। और ये काम सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि नेता भी इसमें शामिल हैं और पुलिस और सरकारी लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उसी के साथ जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ न्यायालय तक भी नहीं पहुंच पाती और ना ही उनके इंसाफ मिल पाता है। हमारे साथ इलियास साहब हैं जो आज इस मोर्चे को लेकर यहाँ मौजूद है, इस आंदोलन के साथ यहाँ पर खड़े हैं। इन्हीं से हम जानेंगे। सर, आप भीड़ से यहाँ चल कर आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि मॉब लिंचिंग जो पूरे देश में मुसलमानों के साथ हो रही है, आपके इलाके में हो रही है, क्या मुसलमानों के साथ ये मॉब लिंचिंग रुक जाएगी, उसको रोक पाएंगे? आज हम जो आज़ाद मैदान पर जो विषय को लेकर आए हैं, तो हमारा मकसद ही वो है कि ये देश का और महाराष्ट्र का मॉब लिंचिंग ख़त्म हो जाए। संरक्षण कानून में हमने वो तरतूद की है कि कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं कि जिससे मॉब लिंचिंग हो, दंगे फसाद हो, या हमारे दंगे फसादों में प्रॉपर्टी को जलाना करना, ये सब ख़त्म हो। तो ये बहुत सारे मुद्दे हमने हैं तो अल्पसंख्यक संरक्षण कानून में रखे हैं। अगर अल्पसंख्यक संरक्षण कानून अगर लागू होता है तो और आप है तो मॉब लिंचिंग और दंगे फसाद ख़त्म हो जाएंगे। असीम भाई, ये बड़ी हिम्मत की बात है कि अभी तक देश में कोई भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आज यहाँ आज़ाद मैदान में धरना दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। असेंबली में कितनी बार हम लोगों ने चिल्लाया है, बहुत सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन इसमें फिक्रमंद है, लेकिन आवाज़ सुनी नहीं जा रही है क्योंकि ये जानबूझ के साजिश की जा रही है। पूरे देश का मुसलमान परेशान है, हैरान है कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मुसलमान आगे ना आने पाए, मुसलमान की कुर्बानियों को ये लोग जो हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि मुसलमान गद्दार था इस देश में, कुर्बानियां भूल रहे हैं। गद्दारों को जो है आज जो है
समर्थन दिया जा रहा है, वफादारों के साथ नफरत की जा रही है। मैं ये जो अल्पसंख्यक संरक्षण संघर्ष की समिति के लोग आए, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। सबको फिक्र इस बात में है, पूरे देश का मुसलमान परेशान है, आवाज उठाई जा रही है। लेकिन देखिए ऐसा है ना कि आपको सियासी ताकत बनानी तब ये सड़क जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं होगी, आपका कोई सुनने वाला आपकी बात नहीं है। यहाँ आने का मकसद ये है कि जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं और अभी करंट में परली जो ज़िला बीड़ का एक मकाम है, वहाँ पर जो एक मॉब लिंचिंग हुई है तौहीद खान की, उस सिलसिले में हम इसलिए यहाँ आए हैं कि फिर से ऐसी कोई हत्या ना हो और इस तरह की मॉब लिंचिंग ना हो। एक मजबूत कायदा अल्पसंख्यक संरक्षण कायदा बने जिसकी वजह से अल्पसंख्यकों के संरक्षण हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हक मांगने के लिए, संरक्षण मांगने के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, हेट स्पीच के खिलाफ, मुसलमानों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, दुय्यम दर्जे का नागरिक बोलकर संबोधित किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक आवाज़ बनकर मुसलमान पूरे महाराष्ट्र भर से यहाँ पर आया हुआ है। तो क्या इंसाफ मिल जाएगा? बेशक हमें संविधान पे भरोसा है, संविधान इस देश को चलाता है, तो हम संविधान को मानने वाले मुसलमान हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कायदे से, कानून से, इस संविधान से कि हमें इंसाफ मिलेगा। अल्पसंख्याक समाजासाठी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट असा कायदा पारित व्हावा। कायदा तर महाराष्ट्रामध्ये भरपूर आहे साहेब, त्याची अंमलबजावणी नाही होते। साहेब, आमचं मुख्यमंत्र्याला एवढंच म्हणणं आहे या राज्याच्या की बाबा मुस्लिम समाज हा शांतिप्रिय आहे। दररोज मुस्लिम समाजाला दाढी टोपीच्या नावाने टॉर्चर केलं जातं। आम्हाला कोणताही प्रवास सुखाचा नाही आहे। मुस्लिम असल्या कारणाने आम्हाला मारलं जातं आहे। आमचा कुरेशी बांधव हा दुधाच्या जनावरांचा व्यापार करत असताना त्याला धरून अडवून ठोकून काढत आहेत। आमचा बागवान समाज हा रस्त्यावर फ्रूट विकत आहे, तो दाढी टोपी ठेवतोय म्हणून त्याला मारहाण होत आहे। आम्ही कोणत्याच परिस्थितीमध्ये मुस्लिम समाज हा सुरक्षित नाही आहे। मुख्यमंत्री साहेब आम्हाला न्याय द्या। एकनाथ शिंदे साहेब, तुम्हाला आम्ही मतदान केलेलं आहे राव मुस्लिम समाजाने। सुनीत्राताई पवार साहेब, तुमच्या अजितदादा पवारसारखा मुस्लिम समाजाला तुम्ही न्याय द्या, जेणेकरून आमचा मुस्लिम समाज हा आपल्या जे नवीन आमच्या मुस्लिम समाजासाठी जो इलियास इनामदार यांनी आंदोलन उचललेलं आहे, अल्पसंख्याकासाठी ॲट्रॉसिटीसारखा एक कायदा लागू करा, याच्यासाठी आम्ही जाहीर विनंती करतोय आपल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना। कानून तो बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उस पर अमल नहीं किया था। अगर अमल किया जाए तो सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं, बहुत सारे ऐसे गैरकानूनी काम है वो सारे बंद हो जाएंगे। देश में है तो बहुत सारे कानून है, संविधान है, लेकिन आज है तो हम देखते हैं कि दलित और आदिवासियों के लिए एट्रॉसिटी एक्ट कानून है जो हम बाकी के कानून से थोड़ा सा हटके है। अगर दलित आदिवासी समाज के लिए अगर किसी ने अगर मंत्रालय हो, सरकारी दफ्तर हो या कहीं भी सार्वजनिक प्लेस पे कोई अगर ऐसा अल्फाज भी अगर गैर गलत बोल दिया तो उस पर एट्रॉसिटी एक्ट के तहत गुने दाखिल होते हैं और उसकी जामीन भी नहीं होती है। तो हम चाह रहे हैं कि एट्रॉसिटी एक्ट के जैसा है तो अल्पसंख्यक संरक्षण कानून सरकार ने तो मुसलमानों की हिफाजत के लिए बनाना चाहिए। सर, बुलडोजर राज महाराष्ट्र में भी आ गया है। मुसलमानों के ही घर पर जो है नाइंसाफी के साथ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? अरे भाई, आप ऐसी बात करते हैं। आप देखिए असेंबली में हर चीज पे आवाज उठाई जा रही है, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक जो लोग भी सेकुलर हैं वो सब आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा है कि मेजोरिटी जो कहती है ना वही सुना जाता है। पार्लियामेंट, असेंबली, सियासत में सर गिना जाता है। आपके पास सपोर्ट करने वाले कम हैं, इसलिए बात नहीं सुनी जा रही। और ये बाकायदा जानती हूँ कि समाज में जब कुछ गलत होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना होता है। और मैं बीड़ की इस पूरी टीम को, अल्पसंख्यक संरक्षण संघर्ष समिति को मुबारकबाद देती हूँ, खास करके इसकी जो क़यादत कर रहे हैं जनाब इलियास इनामदार साहब, उनको उनकी हिम्मत की जो है दाद देती हूँ कि इतनी दूर से आके पूरी टीम यहाँ इतनी गर्मी में इस मांग को लेकर बैठी है कि किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐसा कायदा बनाए जहाँ पर उनका बचाव किया जा सके। आज जिस तरीके से हमारे देश में
में मामला चल रहे हैं, नफरतें इतनी आम कर दी गई है कि आज कत्ल करना एक सबसे आसान काम हो चुका है। एक पहले का वक्त था कि अगर छोटी सी भी झगड़े हो जाते थे तो एक पूरा मोहल्ला समाज उसको मिलकर सुलझाता था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि सारा मोहल्ला एक साथ एक कत्ल जो कर रहा है उसको धर्म के नाम पर सही वाजिब बताकर उसको सही ठहराना एक सबसे बड़ा हमारे समाज की हार हो रही है। और ये वो समाज है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक संविधान पास किया। ये वो देश है जहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह के जरिए जो है अंग्रेजों को भगाया है। ये वो देश है जहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार किया है। आज उसी देश में मुसलमानों के साथ ये जो दूसरा जो ये नागरिक बनाने की बात चल रही है और उनका होना और ना होना एक जैसा कायम किया जा रहा है, उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर बात करने के लिए कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई कायदा नहीं है, कानून है, जबकि कायदे कानून है, लेकिन उस कायदे कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है मुसलमानों को बचाने के लिए, माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए। इसी मांग के साथ में आज जिस तरीके से ये समिति यहाँ पर आई है, एक अच्छी पहल है और एक अच्छी बुलंद आवाज़ उन्होंने उठाई है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक अल्पसंख्यक संरक्षण समिति, इस समिति के माध्यम से आए हैं डॉक्टर इलियास इनामदार साहब के नेतृत्व में, और यहाँ हमारी पूरी टीम है जो इस डिमांड को लेकर आई है कि जहाँ हम देख रहे हैं कि जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, हेट स्पीचेस हो रही है, प्रोवोकिंग स्पीचेस हो रही है, भड़काऊ भाषण हो रहे हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है हमारे वेशभूषा के हिसाब से, चाहे दाढ़ी हो चाहे बुर्का हो, इसको देखकर जो हेट्रेड फैलाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं एक लॉ बनना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। ये डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपकी मांग है, इस मांग को सरकार सुनेगी? क्योंकि सारा षड्यंत्र जो है वो सरकार ही रच रही है। ये बिल्कुल हम लोग को यकीन है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आज यहाँ पर आए हैं, हम लोग ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर मुंबई आ गए। पहले हर कलेक्टर के पास हम लोग ने निवेदन दिया है, जो भी संवैधानिक तरीका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया है उसके माध्यम से आज हम यहाँ लोग उपोषण कर रहे हैं, ताकि वो बात जो है तो सरकार तक सुनी जा सके और सरकार ये बात सुने। उस पर लक्ष्य वेदी भी हमने कई एमएलएस को लगाने लगाई। कैसे आप भरोसा करेंगे, क्योंकि रक्षक ही जो है ट्रेन में दाढ़ी टोपी देकर गोलियां चला दे रहा है, तो कैसे मानेंगे कि रक्षक ही हमारी सुरक्षा कर पाएगा? अगर कठोर कायदा किया जाएगा और जब वक्ती तौर पर उसको बेल नहीं मिलेंगी और न्याय व्यवस्था मजबूत होगी और गुनाह करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तो वो कोई काम करने से पहले, गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा हम सोचते हैं और हमें उम्मीद है, यकीन है कि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वो शांतता प्रिय है। ये कुछ लोग हैं जो अपना राजकारण चलाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए माहौल को खराब कर रहे हैं। अगर कायदा बनेगा, आज नहीं कल देर सवेर, हमें उम्मीद है कि फिर से कोई अच्छा अधिकारी आएगा, अच्छे लोग आएंगे तो वो उसको लागू करेंगे। अब देखिए, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं या जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, और शिवाजी महाराज के पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होते थे और मुसलमानों की फौज उनके पास थी। अब उन्हीं को मानने वाले लोग मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। शिवाजी महाराज जो थे ये सभी है तो 18 अगड़ पगड़ जातों के राजा थे, और शिवाजी महाराज के साथ तो कई मुसलमान हैं तो बड़े बड़े ओहदों पे सरदार बोल के काम भी करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शिवाजी महाराज के चाहने वाले हैं, बल्कि अगर वो शिवाजी महाराज को अगर चाहते थे तो मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं देते थे, क्यों? तो शिवाजी महाराज ने कभी मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं दी। वो शिवाजी महाराज को नहीं शिवाजी महाराज मस्जिद बना रहे हैं और ये मस्जिद तोड़ रहे हैं। तो ये शिवाजी महाराज के आदर्शों पे नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के विचारों के खिलाफ चल रहे हैं, इसलिए वो मुसलमानों को और अल्पसंख्यक समाज को सता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कानून चल रहा है ये संविधान पे चल रहा है, संविधान के खिलाफ चल रहा है? संविधान का नाम लेकर ये मनुस्मृति वाला कानून चल रहा है, पर इस देश का संविधान जब जिंदा है तब तक यहाँ का मुसलमान और इतर जो सेकुलर लोग हैं वो भी जब तक जिंदे रहेंगे तब तक ये संविधान जिंदा है। यार, नहीं लगता कि अगर आप इसके खिलाफ जब खड़े होंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा, पाकिस्तान चले जाओ कहा जाएगा? डर तो मौत से भी नहीं लगता है, तो इससे क्या डरेंगे? मरना तो है आज ना एक दिन। हमारे मुस्तकबिल के लिए हम कुछ अच्छा करके जाएंगे, ये हमारे लिए अच्छी बात रहेंगी, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गान दीन है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है,
वो हमारे लिए आज़ादी इस देश को दिए, तभी तो हम आज़ादी से रह सके। बस ये 10-12 साल में हमारे आज़ादों का हनन हुआ जा रहा है। तो जिस तरक्की की लड़ाई उन्होंने अंग्रेज़ों से की थी, उसी तरक्की की लड़ाई ये सरकार से करेंगे। इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो मीडिया का होता है। क्या आप जानते हैं रेडियो रवांडा को? नहीं जी, मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है। रेडियो रवांडा वो था जो हिटलर के टाइम का था। वो उस दौर में उनके खिलाफ जो काम करता था। आज पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। ये सही बात कहा। हिटलर का जो मेन कैफ, अगर आप उसकी ऑटोबायोग्राफी देखेंगे, उस ऑटोबायोग्राफी में बहुत कायदे से उन्होंने बताया था कि अगर आपको किसी को दुश्मन बनाना है तो उसके खिलाफ पहले एक माहौल बनाना होता है। वो माहौल का सबसे पहला जो काम करने वाला होता है, एक होता है पुलिस और दूसरा होता है मीडिया। इन्होंने दोनों पे अपना जो है कंट्रोल रखा और ताकत तो उनके पास थी। अब ये सारा चीज़ मिलाकर जो है एक पूरे कौम को क्रिमिनल बता दो, ताकि उनके ऊपर जब अत्याचार हो, आतंकवादी बता दो, उनका ऐसा बता दो कि वो आपके समाज के लिए सबसे बुरे हैं, कीटाणु बता दिया जाता है और उसका नाश करना आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म बन जाता है। इस तरीके का जो हिटलर पॉलिसी थी मेन कैफ की, आज अपने इंडिया भारत में उसको लागू किया जा रहा है। और इसमें देखिए, नफरत जो होती है वो किसी धर्म को देखकर नहीं आएगी। ये नफरत अगर आज एक धर्म को नुकसान पहुंचा रही है ना, कल वो आपके घर पे भी घुसकर आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। जो ये सोच रहे कि नहीं मैं इस धर्म का नहीं तो मैं बच सकता हूँ, नफरत हमेशा गलत होगी और कब वो आपके बच्चे तक पहुंचेगी आपको पता नहीं चलेगा। आज मीडिया जिस तरीके से एक विलन का रोल करके मुसलमानों की हर एक चीज़ को वो अच्छाई तो बताता ही नहीं, लेकिन अगर एक गलती से भी गुनाह हो जाता है मुसलमानों के खिलाफ तो उसे देशद्रोही में लाकर उसको देश में एक बड़ा आतंकवादी मूवमेंट बताकर मुसलमानों को क्रिमिनल बता दिया जाता है। आप यहाँ पर आए, सरकार से क्या आपकी बात हुई? क्या कांटेक्ट हुआ? सरकार से कोई बातचीत हुई या कोई उम्मीद है कि वो आकर आपसे बात करेंगे? मंत्रालय से आज है तो फ़ोन आया था कि अल्पसंख्यक विभाग से है तो सचिव बोल रहे हैं करके, और दोपहर में है तो आके है तो हम है तो आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से डिमांड है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कोई आए, वो दोनों उप मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कोई आए और सकारात्मक चर्चा करे, ताकि हमको है तो हमारा अगले दिशा और हमारा अगला जो इशारा है सरकार के लिए वो हम है तो डायरेक्टली या तफसील से दे सके। सर, मॉब लिंचिंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दाढ़ी टोपी देखकर अगर कुछ नहीं मिलता था उनसे कहा जाता है कि मराठी बोलिए। अरे मैं कितना जवाब दूं आपको, मैं तो रोज झेल रहा हूँ, सब देख रहा हूँ इशू। ये सब चीजें, सारी चीजें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इससे लड़ने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आरएसएस के हाथ आ भी गया रहेगा अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम हमारे इतिहास को नहीं बताएंगे, हमारे बुजुर्गाने दीन जो फ्रीडम फाइटर है अगर उनका इतिहास नहीं बताएंगे तो वैसे ही तो वो बदल ही रहे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें अफसोस इस बात का होगा कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके, और हमारी जो नस्लें आने वाली है वो यही अफसोस करेंगी कि जब तुम जिंदा थे, जब तुम हयात थे, जब तुम जवान थे तो तब तुम आवाज़ बन सकते थे, तो इस चीज़ को रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका? क्या हिटलर की याद नहीं आ रही है? हिटलर की याद आ रहे ना, लेकिन हिटलर का दोहराएंगे हिंदुस्तान में भी, हर देश में जो है अभी नस्ल कुशाई चली नहीं, अभी अपना देश जो है श्रीलंका में भी हुआ, देखा होगा 2 साल पहले, वहां पर भी हुकुमशाही का क्या जनता ने क्या हालत किया है। आपने बांग्लादेश में भी देखा होगा क्या हालत किया है। हिंदुस्तान है, हाँ हिंदुस्तान है, पर धर्म की अफीम चटाई जाती है। कुछ दिन तक चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा। हिटलर के भी कुछ सालों तक चला था, उसके बाद में हिटलर ने भी खुदकुशी किया ना हिटलर ने। वैसे नौबत नहीं आए अपने हिंदुस्तान में भी, तो हम उम्मीद करते, हम संविधान में उम्मीद करते, हम आवाज उठाने के लिए हमारा अधिकार है, तो इंशाल्लाह इंसाफ मिल ही जाएगा। बुलडोजर राज को लेके क्या कहेंगे? बुलडोजर राज जहाँ से निकला है ना, मेरे ख्याल से वही उस चीज़ को जो है ना ख़त्म करने का वक्त है। अगर आज मुसलमानों ने उस चीज़ को खिलाफ एक साथ होकर आवाज़ नहीं उठाए तो ये बुलडोज़र कार्रवाई जो है हमारी हर नस्ल को तबाह करने के लिए आगे निकल चुकी है। जबकि हम मांग करते ठीक है, अगर आपने बुलडोज़र आपको मुसलमानों पे चलाना है तो आप बुलडोज़र उस पर भी चलाइए जो पेपर लीक कर रहे हैं, आप बुलडोज़र उस पर भी चलाइए जो हमारी औरतों के साथ गलत काम करते हैं, आप बुलडोज़र उस पर भी चलवाइए जो नेता जो पार्टी को बदल देते हैं और लोगों के वोटों के साथ खेलते हैं। आप
बुलडोज़र उन पे चलाइए जो गलत पॉलिसी बना रहे हैं। आज देख लीजिए हर एक इंसान परेशान होकर यहाँ पर घूम रहा है और वो सिर्फ इसीलिए कि सियासत कहीं ना कहीं गंदा खेल खेल रही है। उन तमाम चीज़ों में जिनकी आपने आवाज़ उठाई उनमें मुसलमानों के नाम नहीं है ना, तो कैसे बुलडोज़र चल पाएगा? तो सही बात है ना। देखो आज पूरी सियासत ही इस वक्त में घूम गई है। आज सियासत किस पे चल रही है? माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी पे चल रही है और उस माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ से उनको पूरे देश से सुनना पड़ेगा और मुसलमान आज सॉफ्ट टारगेट बन ही चुका है। तो सत्ता का वोट जो है ना सिर्फ इसी पैरामीटर्स पे जा रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कितना बोल सकते हो। कैसे बेल की आप बात कर रहे हैं कि एक रेपिस्ट को 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है, लेकिन उमर खालिद को अभी तक कई साल हो गए बेल नहीं मिल रही है, तो किस पर भरोसा करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? असल में हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के अंदर में जो पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें एक बड़ा दखल है। आमतौर से न्यायिक व्यवस्था पर तो हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है, लेकिन जानबूझकर जो करप्ट अधिकारी होते हैं या जो संघ की पाठशाला में तरबियत पाए हुए जो अधिकारी होते हैं वो चार्जशीट दाखिल करने में देर करते हैं, जिसकी वजह से उमर खालिद जैसे जवानों की जिंदगियां जेल में सड़ रही हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, उमर गौतम साहब हैं और इस जैसे कई लोग हैं। ऐसे तमाम लोगों को बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। ऐसी भी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग ये कर रहे हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत से ऐसे लोगों की भी बाइज्जत बरी होने के फैसले सादिर किए जाएं। आखिरी सवाल, सोशल मीडिया न्यूज़ के ज़रिए लोग अपनी बातों को सामने रखते रहे, मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म की बातें तो रखते रहे हैं, लेकिन सड़क पर उतरकर आज़ाद मैदान पे खड़े होकर अभी तक किसी ने इस तरह का मोर्चा नहीं लिया। कैसे, कितनी हिम्मत आई और कैसे दिल गवारा किया कि इस खतरनाक उस मिशन को अपने कांधों पे लिया जाए, जहां और जो दुश्मन थे वो और ज़्यादा दुश्मन बन जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20-25 साल से है तो मुस्लिम आरक्षण के लड़ाई के लिए मैं है तो जद्दोजहद कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल में डाला और कुछ लोगों से मैंने है तो मशवरा किया और वो लोगों ने है तो मुस्लिम आरक्षण लड़ने के बजाय मुस्लिम संरक्षण के लिए और अल्पसंख्यक समाज के संरक्षण के लिए अपन लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे, ऐसा मशवरा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने से लगातार पूरे बीड़ ज़िले में, महाराष्ट्र के कई ज़िलों में तो दौरे हो गए, कई लोगों को दावत दी गई और 22 जून की भी सबको दावत दी गई है। ये उम्मीद थी कि 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। जो लोगों से हम मिले, जो लोगों ने हमको उम्मीदें बताई थी, वो उम्मीदों को लेकर ऐसा लग रहा था 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन कम तादाद में आए। लेकिन जो भी आए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आए और ज़िंदा लोग आए और ये ज़िंदा लोगों के मौजूदगी के साथ ये आंदोलन है तो हम आगे भी पूरे महाराष्ट्र में और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरे देश में चलाएंगे। आसिम भाई ने क्या कहा? आसिम भाई ने कहा कि मैंने है तो आपका निवेदन भी देखा, इसके पहले आपसे चर्चा भी हुई और आपकी जो मांग है वो अच्छी है, लेकिन सरकार देगी नहीं देगी सरकार के दिल में शक है। लेकिन मैं है तो पावसाड़ी अधिवेशन में है तो लक्ष्य विधि में आपका ये अल्पसंख्यक संरक्षण कायदे की बात रखूँगा और बात ताकत रखूँगा और सरकार को ये कानून बनाने के लिए फोर्स करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। ऐसा यह है इलियास साहब जो अल्पसंख्यक संरक्षण समिति के मेंबर्स हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ आए हैं कि मुसलमानों की आवाज़ को उठाया जाए, उनके साथ हो रहे जुल्म को दुनिया तक पहुँचाया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए, सरकार तक पहुँचाया जाए। भले उनको कामयाबी ना मिले, यहाँ पर जो उम्मीद थी तादाद की वो तादाद नहीं आई, कम तादाद आई, लेकिन कल ये तो नहीं कहेंगे कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाए, हम जीत नहीं पाए, लेकिन खड़े तो थे उस मैदान में मुसलमानों के लिए कि उनके आरक्षण के लिए, उनके हिफाजत के लिए, उनके संरक्षण के लिए कानून बना जाए, इसमें हमारा नाम तो लिखा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।